हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नियोनेटल जॉन्डिस। इसका क्या मतलब हुआ? जो बच्चे होते हैं उनमें जॉन्डिस आ जाना। तो ये मेनली किसके कारण होता है? तो जो बिलिरुबिन होता है हमारे ब्लड में, उसका लेवल हाई हो जाने के कारण होता है। ये नियोनेटल कह रहा है, मतलब कि विद इन अ मंथ। इसमें जो होता है ना, वो बेबी का जो कलर होता है स्किन का, स्क्लेरा का, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल, वो येलो हो जाता है। क्यों? तो बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाने के कारण। जॉन्डिस मेनली ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में 60% टर्म इन्फेंट और 80% प्री टर्म इन्फेंट, मतलब जो प्री टर्म बेबी हैं जिनका जितने मतलब कि जो नॉर्मल पीरियड है बर्थ का उससे पहले हो जाए तो उसको कहते हैं प्री टर्म इन्फेंट। उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉन्डिस होने का। इसमें होता क्या है, ये जो मेरा बिलिरुबिन है अनकंजुगेटेड, नॉन पोलर, लिपिड सॉल्युबल, ये स्किन में एक्यूमुलेट हो जाता है। ये जो बिलिरुबिन है ना, वो हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है। इसका मतलब वो वाटर से सॉल्युबल नहीं होता है, इसी कारण वो बाहर नहीं निकल पाता है, हमारे बॉडी में ही स्टोर होता है। इसलिए बाद में इसको हम क्या करते हैं, कंजुगेटेड करते हैं और वाटर सॉल्युबल करके शरीर से इसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये किसका एंड प्रोडक्ट है? तो हेम को तोड़ते हैं ना तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। देखिए जैसे कि क्या हुआ, हमारा आरबीसी स्प्लीन में या लीवर में टूटता है, उसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वहाँ पर ये मेनली जैसे कि हेम है तो हेम ऑक्सीजनेज से बिलिवर्डिन बनता है और उसके बाद बिलिवर्डिन रिडक्टेज से ही बिलिरुबिन बनता है। ये जो बिलिरुबिन बना है ये मेनली अनकंजुगेटेड है। इसके बाद ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा एल्बुमिन के साथ और चला जाएगा लीवर में। लीवर से ये वापस जाने के लिए इसको रिगांडिन एक प्रोटीन होता है जो इसको वापस जाने से रोकता है। फिर यहाँ पर ये ग्लूकुरोनिक एसिड से रिएक्ट करेगा और बन जाएगा कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन फिर हमारे किस में आ जाएगा, हमारा आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और यूरोबिलिनोजेन की तरह ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं स्तर को बिलियन, ब्राउन कलर का मेनली होता है। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये नहीं निकल पाया तो, अगर ये नहीं निकल पाया तो फिर वही होगा हाइपर बिलिरुबिनेमिया, मतलब कि हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाना, बिलिरुबिन मिया मतलब ब्लड में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जो कंजुगेटेड फॉर्म होता है वो न्यूरोटॉक्सिक नहीं होता है। अब कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड, कंजुगेटेड मतलब कि जो लीवर में चला गया है और ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट कर गया। अनकंजुगेटेड जो अभी लीवर में नहीं गया है। तो ये अनकंजुगेटेड होता है ना, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, लेकिन कंजुगेटेड न्यूरोटॉक्सिक नहीं होता है। ये जो कंजुगेटेड होता है ना, इसका दूसरा नाम डायरेक्ट भी है और जो अनकंजुगेटेड है इसका दूसरा नाम इनडायरेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया है, अगर इसका लेवल बढ़ गया, इसका मतलब है ये हमारे हेपेटिक में डिसऑर्डर है। ठीक है, इटियोलॉजी, या तो मेनली ये ऐसा होता क्यों है, या तो हमारे शरीर में प्रोडक्शन बिलिरुबिन का ज़्यादा हो रहा है या एक्सक्रीशन इसका कम हो रहा है। ठीक है, ये तो ओवरऑल हो गया। लेकिन अगर कंजुगेटेड की बात करें तो या तो ये इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन ये लीवर के द्वारा अपटेक नहीं हो रहा है, या लीवर में जाने के बाद ये ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है वो कम हो गया है, जिसके कारण ये कंजुगेटेड नहीं बन पाया है। ठीक है, और भी क्या होता है, तो वही ट्रांसफरेंस एंजाइम में ब्लॉकेज हो जाता है या जो अपटेक होता है लीवर के द्वारा वो घट जाता है। तो इस बच्चों में हम कैसे जॉन्डिस मेजर करते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों में हम जॉन्डिस क्रामर इंडेक्स से मेजर करते हैं। किससे? क्रामर इंडेक्स से। इसमें जब आप बच्चे को देखिएगा ना तो ये विजुअल इंस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे फेस में अगर रहा तो उसको कहेंगे 5 mg पर DL अपर ट्रंक, 10 mg पर DL लोअर ट्रंक और थाई, 12 mg पर DL आर्म और लोअर लेग, 15 mg पर DL पार्म और सोल ग्रेटर देन 15 mg पर DL में होता है।
तो ये मेनली नेक्ड बच्चों में होता है। ब्राइट लाइट जो नेचुरल लाइट में होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें स्क्लेरा, गम, ये सब को हम मेनली एग्जामिन करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये लेथार्जी भी हो सकता है अगर इसको सही से ट्रीट नहीं किए या जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये नहीं करवाए, तो इसके कारण बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी भी हो सकता है, जिसको कर्निक कहते हैं, ठीक है। तो ये भी जो होता है ना, ये 2 तरह का होता है। एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया के कारण मेनली 2 तरह का होता है। ये पैथोलॉजिक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 2 होता है, फिजियोलॉजिक जॉन्डिस और जॉन्डिस एसोसिएटेड विथ ब्रेस्ट फीडिंग। अब ये क्या होता है, तो फिजियोलॉजिक जॉन्डिस का कारण जानते हैं। पहले तो बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया है क्योंकि आरबीसी ज़्यादा टूट रहा है, ठीक है। या तो इसका जो निकलना है, अपटेक हो रहा है, वो कम हो रहा है क्योंकि जो लिगांडिन एक्टिविटी है वो कम हो गया है। या तो ये क्या हो रहा है, हेपेटिक एंजाइम या इसमें सही से नहीं आए हैं, या जो एक्स्ट्रा इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है वो बढ़ गया है। बीटा ग्लूकोरिनेडेज क्या हो गया, बढ़ गया है, लेकिन इंटेस्टाइनल फ्लोरा घट गया है। तो ये सब के कारण मेनली होता है। फिर जो हमारा फिजियोलॉजिक जॉन्डिस होता है ना, ये कोई पैथोलॉजिकल बीमारी के कारण नहीं होता है, ये सिंपली होता है। ये टर्म और प्री टर्म में अलग होता है। टर्म में होता है ना, ये फास्ट होता है, मतलब नॉर्मल तो आपको पता है 1 से 3 होता है, लेकिन वो राइज कर जाता है विदिन 24 आवर। और ये विजुअल हो जाता है, मतलब 2 से 3 दिन में ही आप इसको देखने लगिएगा। और ये ज़्यादा कब हो जाता है, 2 से 4 दिन के बीच में 5 से 6 mg/dl इसमें बिलिरुबिन बढ़ जाता है। लेकिन फिर 5 से 7 दिन में इसका धीरे धीरे घटने लगता है और ये मेनली 1 सप्ताह और या 2 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है। प्री टर्म वाला जो है, वो जो बिलिरुबिन है वो धीरे धीरे बढ़ता है। कितना तक बढ़ता है, तो 8 से 12 mg/dl बढ़ता है। ये 4 से 7 दिन में मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। जॉन्डिस एसोसिएटेड विथ ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि बिलिरुबिन पहले वीक में ज़्यादा हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए। क्यों, क्योंकि कैलोरी और फ्लूइड डिप्रीवेशन के कारण उसको कैलोरी कम हो जाता है या फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता है। जो मेनली कैसे हम सही कर सकते हैं, जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकें बेबी को, ठीक है। जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है ना, वो मेनली 7 दिन के बाद होता है। तो इस तरह से आप फिजियोलॉजिक जॉन्डिस और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिजियोलॉजिक जॉन्डिस 1 सप्ताह से पहले ही होने लगता है और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस 1 सप्ताह के बाद होता है। ये जो है मेनली रह जाता है 2 से 3 वीक तक। कारण क्या है, तो ग्लूकोरिनेडेज जो एंजाइम है वो ज़्यादा हो गया है, या लॉन्ग चेन फैटी एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो वही ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहेंगे और ऑब्जर्व करते रहेंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो उसको फोटोथेरापी करने के लिए कहेंगे। और जब फोटोथेरापी कर रहे हैं तो उसके 48 से 72 घंटे तक कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग करने से मना कर देंगे, क्योंकि ये बिलिरुबिन क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि क्या कॉज होगा न्यूनेटल जॉन्डिस का, तो फर्स्ट 24 से 36 आवर्स में क्या हो जाएगा, जॉन्डिस आपको दिखने लगेगा। जो जॉन्डिस का लेवल है वो 5 mg से ज़्यादा हो जाएगा। जो अगर देखेंगे एफटी और पीटी, तो सीरम बिलिरुबिन क्या होता है, मेनली 12 से ज़्यादा। अब कैसे हम डिटरमाइन करेंगे द कॉज ऑफ जॉन्डिस। पहला तो जो जॉन्डिस है वो फर्स्ट 24 से 36 आवर में स्टार्ट हो जाएगा बच्चे के जन्म होने के बाद। जो बिलिरुबिन लेवल है वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर वो फुल टर्म है तो बिलिरुबिन लेवल कितना हो जाएगा, 12 से ज़्यादा। प्री टर्म है तो 10 से 14 से ज़्यादा। जो परसिस्टेंट जॉन्डिस होता है वो 10 से 14 दिन तक रहता है। अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन के कारण हो रहा है, मतलब कंजुगेटेड, तो 2 mg/dl से हमेशा ज़्यादा रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस मेनली फर्स्ट वीक में है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस मेनली सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में आता है। नाम से ही देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि सही से मिल्क इंटेक नहीं हुआ, जिसके कारण ये ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है। ब्रेस्ट मिल्क मतलब वो मिल्क पिलाने के कारण हो रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग में हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उसको बार बार कहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, और मेनली 24 घंटे में 10 टाइम से ज़्यादा।
रात में भी। लेकिन अगर ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है, ये तो परसिस्ट करता है 3 से 10 वीक तक लोअर लेवल में। लेकिन अगर हो रहा है ज़्यादा तो ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू करने कहेंगे। अगर फिर भी ये फिर से क्या हो रहा है, बिलीरुबिन कम होकर फिर से दोबारा आ जा रहा है, तो फोटोथेरेपी हम यूज करेंगे। अब फिजियोलॉजिक जॉन्डिस और पैथोलॉजिक जॉन्डिस में क्या डिफरेंस है? तो फिजियोलॉजिक जॉन्डिस जो 24 आवर्स के बाद आता है, याद रखिएगा हमेशा, फिजियोलॉजिक जॉन्डिस 24 आवर के बाद आता है। और पैथोलॉजिक, पैथो मतलब बीमारी, तो ये 24 आवर के अंदर आता है। याद रखिए, फिजियोलॉजिक 24 आवर के बाद आता है, पैथो 24 आवर से पहले आता है। फिजियोलॉजिक में टोटल बिलीरुबिन 5 से कम होता है राइज, लेकिन पैथोलॉजिक में 5 से ज़्यादा होता है। फिजियोलॉजी 4 से 5 दिन में ये क्या होता है, टर्म में मैक्सिमम हो जाता है, और प्रीटर्म में 7वां दिन में। लेकिन ये जो पैथोलॉजिक है, इसमें क्या हो सकता है, जॉन्डिस परसिस्ट करता है 14 दिन के बाद भी, और इसमें सीरम बिलीरुबिन ग्रेटर देन 15 mg हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा फिजियोलॉजिक है उसमें 15 mg से कम रहेगा पीक में भी। क्लिनिकली 14 दिन के बाद फिजियोलॉजी नहीं मिलेगा, लेकिन पैथोलॉजिक 14 दिन के बाद में मिलेगा। मतलब पैथोलॉजिक जल्दी स्टार्ट होगा और लेट तक चलेगा। डायरेक्ट बिलीरुबिन 2 mg पर DL से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। प्रोलॉन्ग इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया, देखिए सबसे पहले ये तो ब्लड, जिसमें ब्लड का प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्लड टूट रहा है, उन लोगों में होगा। या जिनमें क्या है, RH या ABO इनकम्पेटिबिलिटी है, कंजेनाइटल RBC डिसऑर्डर है, जैसे कि थैलेसीमिया, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, या सेप्सिस, पोलिकाइथेमिया, एक्स्ट्रावेस्कुलर करेक्शन ऑफ ब्लड, तो ये सब मेनली देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो हमारा बिलीरुबिन है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसके कारण, प्री मैच्योरिटी के कारण, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। याद रखिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। RH इनकम्पेटिबिलिटी मतलब माँ है जो नेगेटिव है, बेबी है पॉजिटिव है, तो हमारा एंटीबॉडी क्या करता है, माँ का एंटीबॉडी बेबी के एंटीबॉडी को मारने का ट्राई करता है। ABO इनकम्पेटिबिलिटी, मदर O है और बेबी AB है। ठीक है, तब भी ये हो सकता है। इटियोलॉजी, वही बताए ना कि मदर का जो एंटीबॉडी है वो बेबी के एंटीबॉडी को क्या कर सकता है, मार सकता है। और जो O टाइप का ब्लड ग्रुप है उसका अपना एंटीबॉडी होता है जो मिली रिएक्ट करता है AB के एंटीजन से। लेबोरेटरी टेस्ट में हम टोटल सीरम बिलीरुबिन, CBC, ब्लड टाइपिंग, रेटिकुलोसाइट काउंट, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर और कॉम टेस्ट करने के लिए कहते हैं। एल्बुमिन लेवल, न्यूअर स्क्रीनिंग पैनल, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग पैनल और सेप्सिस पे भी हम वर्क करते हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन कोई इन्फेंट जिसको जॉन्डिस होया हुआ है 24 घंटे से पहले, इसका मतलब क्या होगा, पैथोलॉजिकल होगा, तो मेजर करेंगे सीरम बिलीरुबिन। उसके बाद उसको फॉलो अप करने कहेंगे 2 से 3 दिन तक। उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे 48 आवर्स ऑफ द ब्लड। ठीक है। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में जैसे कि अगर कैटाबोलिज्म हो रहा है RBC का, तो वहाँ पे मैग्नीशियम देंगे, मेटालोपोरफाइन देंगे, फोटोथेरेपी देंगे और अर्ली फीडिंग करवाएंगे। ठीक है। फोटोथेरेपी जो होता है ना, मेन स्टे होता है इसमें, मेनली ब्लू रेंज का, जिसका वेवलेंथ कितना होता है 420 से 470 नैनोमीटर, उसमें बच्चे को रखा जाता है। उसके बाद बच्चे के को क्या छोड़ दिया जाता है। अब जितना वो ऑब्जर्व करे, क्या होता है ना, कभी कभी जो बेबी का कलर है वो ब्राउन कलर का में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेने का, वो अपने आप कुछ दिन में सही हो जाएगा, कुछ समय में। ठीक है। तो ये होता करता क्या है, जो ये क्या करता है, फोटोआइसोमेराइजेशन रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। मतलब कि अनकंजुगेटेड 4Z15Z बिलीरुबिन को अनकंजुगेटेड 4Z15E बिलीरुबिन में बदल जाता है, तो ये अपने आप एक्सक्रीट हो जाता है बिना कंजुगेशन के। दूसरा स्ट्रक्चर चेंज क्या होता है, ये कन्वर्ट कर देता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को लूमिरुबिन में, जिसके कारण ये किडनी से इजीली एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। अब मेनली ये देखना चाहिए कि जो वेवलेंथ दे रहे हैं वो सही मात्रा में हो,
बेबी और लाइट के बीच में दूरी सही मात्रा में हो, सरफेस एरिया कितना एक्सपोज हो रहा है, बेबी और जो लैंप है उसका डिस्टेंस 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है, इरेथेमस मस्कुलर रैश हो सकता है, पुरपुरिक रैश, ज़्यादा बेबी हो सकता है, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम का है ना कि पूरा क्या होता है, पूरा शरीर ब्राउन कलर का हो जाता है। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? तो TSV लेवल देखेंगे, ठीक है। टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल देखेंगे कितना, तो 2 से 3 आवर्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 25 mg/dl होना चाहिए। 3 से 4 घंटे पर 20, 4 से 5 घंटे पे 14 या लेस देन 20, 8 से 12 कंटिन्यूसली घट रहा है। और अगर 14 से कम हो जाए तो फोटोथेरेपी को बंद कर देना चाहिए और फिर से TSV लेवल देखना चाहिए 24 आवर्स के बाद। IVIG ये क्या है? तो एडजुवेंट ट्रीटमेंट होता है हाइपरबिलिरुबिनिया का। डोज 0.5 से 1 ग्राम पर kg पर डोज दिया जाता है और 12 घंटे पे रिपीट किया जाता है। मेटाइलोपोरफाइन ये मेनली क्या होता है? तो ये SNMP होता है, मतलब SN में जो पोरफायरिन ये इनहेबिट करता है हेम ऑक्सीजनेज को। तो ये सिंगल IM डोज दिया जाता है 1 दिन के लिए ताकि वो फोटोथेरेपी को रिड्यूस कर सके। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। अगर ये बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा बढ़ गया अनकंजुगेटेड और ब्रेन में चला गया तो इसको कर्निक कहते हैं। इसका 3 फेज होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 फर्स्ट फेज 1 से 2 दिन तक रहता है, फिर 1 वीक तक रहता है और थर्ड फेज 1 वीक से ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में बच्चा हाइपोटोनिया, इनएक्टिव, लेथार्जी, सही से दूध नहीं पिएगा, पुअर सकिंग होगा। सेकेंड फेज में हाइपरटोनिया बहुत एक्टिव हो जाएगा, ओपिस्टोटोनस हो जाएगा, ज़्यादा रोएगा और सीजर होगा। थर्ड फेज में फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा लेकिन उसमें न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो जाएंगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बहरा होने का भी डर है, ठीक है। हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, विटामिन के डिफिशियंसी ब्लीडिंग के कारण होता है, मेनली 2, 7, 9, 10 के कारण होता है। विटामिन के कम हो जाता है, इसके कारण होता है, ठीक है। हेमरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, पहला तो कॉजेज, रिस्क फैक्टर, मेडिकेशन दिए हैं प्रेगनेंसी के समय में जैसे कि एंटी कोगुलेंट, एंटी कन्वोलुसेंट, एंटी TB, ठीक है। इस क्लासिक में क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कोई भी प्रोफाइलेटिक में विटामिन के नहीं दिए हैं, सहायता ब्लीडिंग, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, GI, अम्बिलिकस, इंट्रा एब्डोमिनल सिफेलो हेमाटोमा, क्लासिक फिर वही हो जाएगा। प्रिवेंशन, विटामिन के प्रोफाइलैक्सिस देंगे और जो मेडिकेशन के कारण हुआ उस पर मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू कर देंगे। और क्लासिक में क्या करेंगे? विटामिन के देंगे। विटामिन के लेबोरेटरी फाइंडिंग में मेनली अगर विटामिन के डिफिशियंसी रहा तो क्या क्या दिखेगा? मेनली तो RBC का मॉर्फोलॉजी नॉर्मल रहेगा, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट विटामिन के देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, ठीक है। इसके साथ ये नियोनेटल जॉन्डिस खत्म होता है। ऐसा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।